राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, बापू को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के राजघाट में श्रद्धा सुमन किए अर्पित। संसद में सर्वदलीय बैठक आज, बजट सत्र कल से शुरू होगा। इसे शांतिपूर्ण चलाने पर होगी चर्चा। 1 फरवरी को आएगा अंतरिम बजट। तेजस्वी यादव से आज ईडी करेगी पूछताछ। लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू यादव से हुई थी पूछताछ। उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव। एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलना तय। ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांगी इजाजत। आज जिला जज की अदालत में सुनवाई। यूपी बिहार में आज सीवियर कोल्ड का अलर्ट। राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। पंजाब हरियाणा में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर राजघाट पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली के राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की आज जो पुण्यतिथि है, जिसको पूरे देश में मनाई जा रही है पुण्यतिथि, दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची हुई है बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद श्रद्धांजलि सभा में पहुंची हुई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ने बापू को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू को राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ने यहां पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राजघाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति खुद पहुंची हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सभी लोग सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो राष्ट्रपति के साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, सभी लोग महात्मा गांधी को सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजघाट की पुण्यतिथि आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी भी खुद राजघाट पर पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी खुद महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर पहुंचे हैं और वहां पर महात्मा गांधी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद में उससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है और पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर। राजघाट पर पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके साथ में राजनाथ सिंह भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और उन्होंने भी महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर भी पैसे कहाते हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से दिल्ली के राजघाट का, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में। राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद हैं वहां पर। अब रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर बरेली से है, जहां पर जिंदा जलकर पूरे परिवार की मौत का मामला सामने आया है। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस शुरू से बता रही थी कि यह हादसा है। जिंदा जलकर पति, पत्नी और 3 मासूम बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। मृतक अजय गुप्ता के पिता ने दर्ज कराई है हत्या की रिपोर्ट। जिस कमरे में हुई थी मौत, उसमें लगा था बाहर से ताला। फरीदपुर थाने में दर्ज हुआ था अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला। फरीदपुर थाना के फर्रुखपुर मोहल्ले में हुआ था अग्निकांड। मृतक अजय गुप्ता के पिता ने दर्ज कराई थी हत्या की रिपोर्ट। जिस कमरे में हुई थी मौत, उसमें लगा था बाहर से ताला। फरीदपुर थाने में दर्ज हुआ था अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा। फरीदपुर थाना के फर्रुखपुर मोहल्ले में हुआ था अग्निकांड। जिंदा जलकर पूरे परिवार की मौत का मामला बरेली से आया है सामने। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस शुरू से ही बता रही थी इस अग्निकांड को हादसा। जिंदा जलकर पति और पत्नी और 3 बच्चों की हुई थी इस हादसे में मौत। मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी हत्या की रिपोर्ट। जिस कमरे में हुई थी मौत, तो उसमें बाहर से ताला लगाया गया था। फरीदपुर थाने में दर्ज हुआ था अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस। बरेली में जिंदा जलकर पूरे परिवार की मौत का मामला। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिंदा जलकर पति, पत्नी, 3 मासूम बच्चों की हुई थी मौत। मृतक अजय गुप्ता के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। फरीदपुर थाने में दर्ज किया गया था हत्या का केस। फरीदपुर थाना के फर्रुखपुर मोहल्ले का था अग्निकांड। पुलिस इस अग्निकांड को शुरू से ही बता रही थी हादसा। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए देश भर से आ रहे लोग 23 जनवरी से अभी तक 20.50 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। रोजाना बड़ी संख्या में दर्शन करने श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। रात से ही दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। 23 जनवरी से 5 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किया था। 24 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। 5 जनवरी को 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। 26 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे।
27 जनवरी को 2.7 लाख लोगों ने दर्शन किए थे अयोध्या पहुंचकर रामलला के। 28 को 2 लाख और 29 को 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। छब्बीस जनवरी को 3.5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए थे। 27 जनवरी को 2.7 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। 28 को 2 लाख और 29 को 1,75,000 लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन के लिए देश भर से लोग लगातार रामनगरी पहुंच रहे हैं। 23 जनवरी से अभी तक 20.50 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन के लिए लगातार अयोध्या में बड़ी तादाद में राम भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह। आरपी, जिस तरह से राम भक्तों की अयोध्या में भीड़ बढ़ती जा रही है और रोज 2 लाख या 3 लाख ऐसे श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बताना चाहेंगे, न्यूज दर्शकों को बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में दिनों दिन राम भक्तों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विदेशी भी लोग अब कहीं ना कहीं रामनगरी में अयोध्या में आगमन चालू हो गया है। और जो यहाँ के अयोध्या जो लोकल जो भारत के वासी हैं वो भी आ रहे हैं राम भक्त। तो इस समय जो है 3 से 3 लाख लोग पर डे दर्शन पूजन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिलसिला और भी बढ़ता जा नजर आ रहा है, क्योंकि 500 वर्षों ने लोगों ने इंतजार किया था, वो फल समय आ चुका है लोग दर्शन पूजन करने का। तो वो सिलसिला बहुत तेजी से चालू हो चुका है। यहाँ लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। और कल से ही वीआईपी मूवमेंट हो जाएगा। जितने लोग हैं सब रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करेंगे। जी आरपी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि बीबीआईपी और वीआईपीओ के लिए जो गेट है वो अलग किए जाएंगे और जो आम लोग हैं उनके लिए जो गेट है वो अलग कर दिया जाएगा, ताकि आम लोगों को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, इसके बारे में आपको क्या जानकारी? जी, आपको बताना चाहेंगे, कल सूबे के मुखिया योजना ने बैठक की हुई, समीक्षा बैठक की है और पूरा जो है रूट डायवर्जन का सिलसिला किया है। जो वीआईपी मूवमेंट आएगा, जितने मंत्री या फिर मुख्यमंत्री आ रहे हैं या फिर जो मंत्रिमंडल जो आएगा उनका अलग से दर्शन होगा, वीआईपी मूवमेंट द्वारा दर्शन होगा और जगह जगह पर उनका रूट डायवर्जन किया जाएगा। क्योंकि कल से जो है असम के मुख्यमंत्री आएंगे, परसों जो है योगी आदित्यनाथ के जितने मंत्रिमंडल वो दर्शन पूजन करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको देख करके पूरी तरीके से रूट डायवर्जन कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद कर दी गई है। जगह जिस चौराहे पे यहीं से रूट डायवर्जन कर दिया था, आम पब्लिक को इधर छोड़ दिया था, वीआईपी मूवमेंट के लिए उधर कर दिया था। तो ये राम की नगरी में व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि सूबे के मुखिया योगीदास खुद निगरानी कर रहे हैं, तो उसमें कोई व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, काफी तादाद में राम भक्त जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की क्या व्यवस्था किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी है वहां पर? जी, आपको बताना चाहेंगे, जो राम भक्त आ रहे हैं खाने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह पे राम भक्तों का, और प्रशासन ने अपना जो टेंट सिटी लगाया हुआ, जो राम भक्त आ रहे हैं उसमें रह रहे हैं और निःशुल्क सुविधाएं की गई है। यहाँ ट्रस्ट भी निःशुल्क सुविधा, 36 जगह पे भोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जो राम भक्त आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो समाज सेवी संस्थान है वो यहाँ पे चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं, हर चीज जिसकी जो श्रद्धा होती है वो दान कर रहा है कहीं ना कहीं। और राम भक्त में जो काफी उत्साह है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो हर व्यक्ति जो है पूरी राममय में डूब चुका है, उसको एक ही चीज नजर आ रहा है, केवल राम मंदिर। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का सिलसिला है पूरी तरीके से राम राज की तरफ व्याप्त है। यहाँ एक अलग उत्साह है, अलग कार्य है जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जी आरपी, जिस तरह से राम भक्त वहां पहुंच रहे हैं, तो अगर हम बात करें दान को लेकर के, तो अब तक राम मंदिर में कितने लोगों ने दान किया होगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बताया चले, इधर कोई अपडेट नहीं मिला। उधर 3 दिन में जो है लगभग कहना हो 3 करोड़ कुछ लाख रुपए उधर दान आया था। इधर का सिलसिला अभी जो है शो नहीं किया है। लगभग ये मान के चलिएगा कि कहना हो 1 करोड़ के आसपास लगभग दान आ रहा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है मिनिमम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। अयोध्या में लगातार 23 जनवरी से राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और लगातार राम भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। 25 जनवरी को 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे।
26 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे। सत्ताईस जनवरी को 2.7 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए थे, रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन किए थे। 28 को 2 लाख और 29 को 1,75,000 लोगों ने रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन किए। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर यमुना प्राधिकरण बोर्ड की मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में लिए गए हैं अहम फैसले। बोर्ड मीटिंग में 23 फैसलों पर लगी है मुहर। मथुरा में 735 एकड़ में विकसित होगी हेरिटेज सिटी। योगा वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल होंगे विकसित। स्थानीय कलाकारों के लिए विकसित होंगे हॉट। पीपीपी मॉडल पर 1,220 करोड़ से राया में विकसित होगी योजना। आज फिल्म सिटी की खोली जाएगी। फाइनेंशियल बिड, फिटनेस सिटी बनाने के लिए एजेंसी का होगा चयन। किसानों के हित में भी बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले। 7% आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर नहीं लगेगा ब्याज। टाउनशिप में लगाने वाली कंपनियों से लोगों को मिलेगा रोजगार। टाउनशिप में लगने वाली कंपनियों से लोगों को मिलेगा रोजगार। बोर्ड मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। बोर्ड मीटिंग में 23 फैसलों पर लगी मुहर। मथुरा में 735 एकड़ में विकसित होगी हेरिटेज सिटी। योगा वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल होंगे विकसित। स्थानीय कलाकारों के लिए विकसित होंगे हॉट। पीपी मॉडल पर 1,220 करोड़ से राया में विकसित होगी योजना। आज फिल्म सिटी की खोली जाएगी। फाइनेंशियल बिड, फिटनेस सिटी बनाने के लिए एजेंसी का होगा चयन। किसानों के हित में भी बोर्ड मीटिंग में लिए गए हैं फैसले। 7% आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर नहीं लगेगा ब्याज। टाउनशिप में लगने वाली कंपनियों से लोगों को रोजगार मिलेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज में। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ में यूपी में 20 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। इंद्र विक्रम सिंह गाजियाबाद के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। राकेश सिंह को मिला है कानपुर नगर DM का पदभार। विशाख जी को अलीगढ़ जिलाधिकारी का पदभार सौंपा गया है। संजय कुमार सिंह रामपुर के जिलाधिकारी बने हैं। जौनपुर DM का पदभार रविंद्र मंदर को मिला है। PK सिंह को मिला है फर्रुखाबाद जिलाधिकारी का पदभार। अमेठी के जिलाधिकारी बनाई गए हैं निशा आनंद। अमेठी की जिलाधिकारी बनाई गई हैं निशा आनंद। जोगेंद्र कुमार को पीलीभीत का DM बनाया गया है। उनको पीलीभीत के DM का पदभार सौंपा गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के BC बनाए गए हैं मानिक आनंद। मुरादाबाद नगर आयुक्त का पदभार दिव्यांशु पटेल को मिला है। यूपी में 20 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं।
इंद्र विक्रम सिंह गाजियाबाद के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। राकेश सिंह को मिला है कानपुर नगर डीएम का पदभार। विशाख जी को अलीगढ़ जिलाधिकारी का पदभार सौंपा गया है। संजय कुमार सिंह रामपुर के जिलाधिकारी बने हैं। जौनपुर डीएम का पदभार रविंद्र मंडल को मिला है। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा। संदीप, जिस तरह से ये यूपी में तबादले की रेल चली है, आईएएस अफसर के तबादले लगातार किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? दर्जन से अधिक जो है आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, डीएम की तैनाती की गई है। यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के जो लंबे समय से जो एक ही जिले में टिके हुए तो डीएम थे, उनके तबादले किए गए हैं, उनको हटाया गया है। तो साफ तौर पर उन अधिकारियों को हटाया गया है, जैसे कि जौनपुर की अगर बात कर ले, जौनपुर के डीएम कई सालों से रुके हुए थे, उनको हटाया गया। साथ ही साथ में फर्रुखाबाद की बात कर ले तो फर्रुखाबाद में हटाया गया। तो इसी तरीके से लेकर के लगातार जिस तरीके से देर रात जो है तबादला एक्सप्रेस चला है योगी जी का, तो निश्चित तौर पे कुछ उन डीएम अधिकारियों को हटाया गया है जो काफी समय से थे, तैनात थे और जिनकी शिकायतें प्रॉपर तरीके से मिल रही थी। यानी कि साफ है कि देर रात इन तबादलों की सूची को जारी किया गया है और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वो उन अधिकारियों को, डीएम को नई तैनाती दी गई है। जहां पर जो संवेदनशील जगह थे वहां पर उनको तैनाती दी गई। यानी कि यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होती है उसी तरीके से प्रशासन का एक अपना व्यवस्था होती है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, उन सारी चीजों को नजरअंदाज ना किया जाए, उसको लेकर जिससे कि कानून व्यवस्था ठीक से चल सके। इसके साथ ही साथ जो कमिश्नर प्रशासनिक जो पदभार होता है उस पर सही तरह से चलाया जा सके। तो निश्चित तौर पर ऐसे में देर रात जो है डीएम के जो है इन तबादलों को किया गया है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक जो है डीएम के तबादले जो है वो किए गए हैं। जी संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार यूपी में जो है आईएएस के तबादले हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित तो नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा का चुनाव है तो उसको मद्देनजर ये सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरी किया जा रहा है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव को लेकर के सरकार भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करना चाहती। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा था जो लंबे वक्त से एक ही जिले में टिके हुए डीएम है, एसपी हैं, उनके तबादले किए जाएंगे। साफ तौर पर उन्हें हटाया जाएगा, उन्हें नई लोगों की तैनाती की जाएगी, जिससे कि लगातार जो है इस पर विचार मंथन जो है काफी लंबे समय से चल रहा था। हालांकि कल देर रात जो है इन डीएमओ को तबादले किए गए हैं और अब नई तैनाती कर दी गई है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने जो जिस तरीके से पैरवी की थी उसके तर्ज पर अब इन अधिकारियों को हटा दिया गया है। नई तैनाती बहुत जल्द जो लोगों को किया गया है वो लोग पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन साफ माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। यूपी में एक बार फिर से चली है तबादला एक्सप्रेस। कई आईएएस के तबादले हुए हैं। राकेश सिंह को मिला है कानपुर नगर का पदभार। विशाख जी को अलीगढ़ जिलाधिकारी का पदभार सौंपा गया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कुष्ठ रोग को यूपी से पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। यूपी स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्रालय के टारगेट 2027 तक यूपी में अग्रणी यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगियों के आंकड़े केंद्र को भेजे हैं। 20,000 रोगियों का सही दिशा में इलाज शुरू किया गया है। कुष्ठ रोगियों को ट्रेस कर इलाज करने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगियों के आंकड़े केंद्र को भेजे हैं। 20,000 रोगियों का सही दिशा में इलाज शुरू किया गया है। कुष्ठ रोगियों को ट्रेस कर इलाज करने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। कुष्ठ रोग को यूपी में पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी।
यूपी स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य पूरा करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्रालय के टारगेट को 2027 तक यूपी में अग्रणी। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगियों के आंकड़े को केंद्र में भेजा। केंद्रीय मंत्रालय के टारगेट 2027 तक यूपी में अग्रणी। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगियों के जो आंकड़े हैं वो केंद्र में भेजा है। 20,000 से ज्यादा के रोगियों का सही दिशा में इलाज किया जा रहा है। यूपी स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। केंद्रीय मंत्रालय के टारगेट 2027 तक यूपी में अग्रणी। कुष्ठ रोगियों का डेटा केंद्र को भेजा गया। केंद्रीय मंत्रालय के टारगेट 2027 तक यूपी में अग्रणी। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगियों के आंकड़े केंद्र को भेजा। कुष्ठ रोग को यूपी से पूरी तरह खत्म करने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी। सपा कार्यालय के बाहर लखनऊ में विवादित होर्डिंग लगी है। नीतीश कुमार की, ओपी राजभर की होर्डिंग भी लगी हुई है। नेताओं के लिए होर्डिंग पे लिखे गए हैं आपत्तिजनक शब्द। नीतीश कुमार, ओपी राजभर की होर्डिंग लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर। नेताओं के लिए होर्डिंग पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। राजनीति के दो पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राजनीति के दो पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान, ऐसी होर्डिंग लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर। पुलिस ने देर रात कार्यालय से उतरवाई है होर्डिंग। सपा युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव ने लगवाई थी होर्डिंग। सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग विवादित। नीतीश कुमार, ओपी राजभर की होर्डिंग में लगी है फोटो। नेताओं के लिए होर्डिंग पर लिखे गए हैं आपत्तिजनक शब्द। राजनीति के दो पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है होर्डिंग में। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आईटी ने चौकी इंचार्ज को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर आईटी पहुंची थी पुलिस चौकी। ग्राम प्रधान मुकदमा लिखे जाने के बाद ली थी रिश्वत। मुकदमा खत्म करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत ग्राम प्रधान से। जरीफ नगर थाने की दहगवा चौकी पर तैनात है एसआई। चौकी इंचार्ज के साथ एक दलाल को भी आईटी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जरीफ नगर थाने की दहगवा चौकी पर तैनात है एसआई। चौकी इंचार्ज के साथ एक दलाल को भी आईटी ने किया है गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। कानपुर में रंगदारी मामले में इरफान को जमानत मिली है। महाराजगंज जेल में बंद थे विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान को जमानत दे दी है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है।
रंगदारी मामले में इरफान को जमानत में ली है। महाराजगंज जेल में बंद थे विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दी है। रंगदारी मामले में विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। महाराजगंज जेल में बंद थे विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दी है। रंगदारी मामले में बंद थे जेल में इरफान सोलंकी। महाराजगंज जेल में बंद थे विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान को जमानत दे दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। महाराजगंज जेल में बंद है विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर के एमपी एमएलए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ कानपुर से मधुर मोहन। मधुर मोहन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इरफान सोलंकी को रंगदारी मामले से जमानत दी गई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी है, क्या कुछ जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे ये जो विधायक इरफान सोलंकी सपा से एक हाई प्रोफाइल मामला था अपने कानपुर का, पूरे उत्तर प्रदेश का, जिनको लेके ये पहले कानपुर जेल में बंद थे। उसके बाद जब अखिलेश यादव कोर्ट से जब कानपुर मिलने आए थे तो उसके बाद इनको तत्काल महाराजगंज जेल में इनको भेज दिया गया था। इसकी सुनवाई कानपुर कोर्ट में चल रही थी और आज कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज इनको जमानत मिली रंगदारी में। और इनका जो पासपोर्ट बनवाया था इन्होंने बांग्लादेशी, उसको लेके आज इनको जमानत दी गई है। कहीं ना कहीं इनके जो परिवार के लोग से जो बात हुई है उनमें काफी खुशी की लहर है कि मेरा जो इनकी माँ कहना जो मेरा जो बेटा है और जो इनकी वाइफ है, जो मेरे पति है, ये खुदा की रहमत है जिनको जमानत मिल गई, क्योंकि मेरे पति गलत नहीं है, उनकी पत्नी कहना था। उसके बाद इनको जबरदस्ती जेल में डाला गया, लेकिन जो आज ये जमानत मिली है कहीं ना कहीं इशारा करती हुई नजर आ रही है कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही थे। लेकिन सरकार का भी जो रवैया था वो देखने लायक था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आरोपों में घिरे थे और आज उनको जमानत मिली है, उसको लेके वाकई इनके परिवार में खुशी की लहर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। रंगदारी मामले में इरफान सोलंकी को जमानत दी गई है। कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी मामले में विधायक इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है। महाराजगंज जेल में बंद थे इरफान सोलंकी। सीतापुर में रेप पीड़िता की दबंगों ने जमकर पिटाई की है। दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा है। दबंगों ने लाठी डंडों से महिला को पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना नेमिस क्षेत्र के औरंगाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों ने घर में घुसकर महिला को जमकर पीटा है। दबंगों ने लाठी डंडे से महिला को बेरहमी से पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना नेमिस क्षेत्र के औरंगाबाद का पूरा मामला। सीतापुर में रेप पीड़िता की दबंगों ने जमकर पिटाई की है। दबंगों ने घर में घुसकर महिला को जमकर पीटा है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां पर रायबरेली में एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दो लोगों ने 3,60,000 की ठगी की है। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया है 3,60,000 के बदले में और पीड़ित उसे लेकर एनटीपीसी पहुंचा है, जहां सीआईएसएफ जवानों ने फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में स्थित है एनटीपीसी।
सीआईएसएफ के जवानों ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पीड़ित पहुंचे हैं एनटीपीसी। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में स्थित है एनटीपीसी। रायबरेली में एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। दो लोगों से 3,60,000 की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पीड़ित पहुंचे हैं एनटीपीसी। सीआईएसएफ के जवानों ने किया है फर्जीवाड़े का खुलासा। पीड़ितों की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़ित ने लगाई है मदद की गुहार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लगाई है गुहार। पीड़ित ने सीएम से लगाई है न्याय की गुहार। पुलिस पर दबंगों से मिलकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। चोरी का आरोप लगाकर उसे व उसके भाई को उठाया गया था। कई बार हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। गांव से पलायन करने को किया जा रहा है मजबूर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के प्राणगढ़ का बताया जा रहा है मामला। पीड़ित ने सीएम से लगाई है न्याय की गुहार। मेरा नाम कुलदीप है, गांव प्राणगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं सुलंदर के यहाँ पे काम करता था। मुझे चोरी के इल्जाम में ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और सिकंदराबाद में पुलिस ने 3-4 बार मुझे उठा भी लिया है और रात को हमें उठाते हैं यहाँ से 7-8 बजे और मुझको जो है भाई को बुलाते हैं वहाँ पे 10 बजे कि यहाँ को बात करनी है तुझसे। और ये हरिंदर नाम का है यहाँ का सिकंदराबाद का, और एक पुलिस वाला और मिला हुआ है। रात को मतलब 7 बजे मुझे उठाते हैं, 9 बजे भाई को बुलाते हैं, यहाँ को तुझसे बात करनी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर ध्वजारोहण में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का मामला सामने आया है। उपेक्षा का मामला पहुंचा है कलेक्ट्रेट ऑफिस। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट को सौंपा है ज्ञापन। आयोजन समिति पर कार्यवाही की मांग की। कार्रवाई न होने से जनप्रतिनिधियों ने दी है चेतावनी। शासकीय कार्यक्रमों के बहिष्कार करने की दी है चेतावनी। कार्रवाई नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है। शासकीय कार्यक्रमों के बहिष्कार करने की चेतावनी जारी की है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने किया था ध्वजारोहण। बीजापुर ध्वजारोहण में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का मामला सामने आया है। उपेक्षा का मामला अब कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। आयोजन समिति पर कार्यवाही की मांग की है। आयोजन समिति पर कार्यवाही की मांग जनप्रतिनिधियों की तरफ से की गई है। कार्यवाही नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी भी दी है। शासकीय कार्यक्रमों के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने किया था ध्वजारोहण।
अगली खबर सख्ती से है, जहां पर विस्थापित कर्मचारियों और किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। डीबी पावर प्लांट के खिलाफ खोला है मोर्चा। पावर प्लांट के बाहर बैठे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चंद्रपुर विधायक भी बैठे हैं। समर्थन देने पहुंचे विधायक राम कुमार यादव 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। बड़ादरा में संचालित है डीबी पावर प्लांट। पूर्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा गया था ज्ञापन। सख्ती में विस्थापित कर्मचारियों और किसानों ने खोल दिया है मोर्चा। डीबी पावर प्लांट के खिलाफ खोला गया है मोर्चा। पावर प्लांट के बाहर बैठे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चंद्रपुर विधायक भी बैठे हैं। दे सकत हस तो कम से कम ओकर सलाह दे, और सलाह नहीं दे सकत हस तो कम से कम ओकर। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 64वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, एवं मंत्री और विधायकगण शामिल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 64वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। हमारा सम्मान करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर आरंग से है, जहां पर आरंग में रविवार से शुरू हुए 2 दिवसीय राजा मोरध्वज महोत्सव के पहले दिन कलाकारों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं मंच पर राउत नाचा, सुवा और पंथी नृत्य जैसे छत्तीसगढ़ के लोक कला की प्रस्तुति ने अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया है। इस अवसर पर पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर LS निगम और डॉक्टर शुभ्रा रजक तिवारी ने आरंग के लोगों को पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण करने की अपील की है। आरंग प्राचीन इतिहास से जनता को रूबरू कराया गया है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए हैं। उन्होंने महोत्सव के संयोजक विधायक गुरु खुशवंत साहेब को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। उनके हास्य रस से कार्यक्रम स्थल में ठहाके गूंजते रहे। इस अवसर पर संयोजक ने नगर के साफ सफाई से जुड़े वाल्मीकि समाज समेत सर्व समाज के लोगों, कलाकारों, प्रतिभाओं और विद्वानों को सम्मान भी किया है। बच्चों से हो रहे लैंगिक अपराध को रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक दुमका के सभागार भवन में पॉक्सो एक्ट पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिला स्तरीय सभी स्टेट होल्डर, न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बच्चों को संरक्षित करने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन समेत कई संस्था के सदस्य शामिल हुए। सेमिनार में आए दिन बच्चों से हो रहे लैंगिक अपराध रोकथाम, शिकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और मिलने वाली सहायता पर चर्चा की गई। सेमिनार का आयोजन झलसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे दिन भी लापता रहने को लेकर प्रदेश भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि भाग हेमंत भाग का खेल कब तक चलेगा। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब कोई मुख्यमंत्री 2 दिनों से फरार चल रहा हो। प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल से मांग की है कि वो
अविलंब मुख्यमंत्री को सामने आने का आदेश दें और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से उनकी सलामती सुनिश्चित करें। प्रतुल ने कहा है कि मुख्यमंत्री एक आपराधिक मामले में 2 दिनों से फरार चल रहे हैं और इसमें राज्य में बहुत गलत तरीके से नजर पेश हुआ है। देखिए, दूसरा दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी लापता हैं, फरार है और उनकी किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है, उनके सुरक्षा कर्मियों को भी खबर नहीं। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई चीफ मिनिस्टर 2 दिनों तक ट्रेसलेस रहा हो। तो हमारी मांग है कि गवर्नर साहब अविलंब उनको हुक्म दें कि वो हाजिर हों और वो राज्य के मुख्य सचिव को, राज्य के डीजीपी को आदेश दें कि मुख्यमंत्री की सलामती की वो उनको सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इन्वेस्टिगेशन से डर से एक मुख्यमंत्री 2 दिनों से फरार हो। यानी भाग हेमंत भाग का खेल कब तक चलेगा मुख्यमंत्री जी? आइए ईडी को फेस कीजिए। और आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं राज्य में दूसरे लोगों के लिए? जब मुख्यमंत्री ही फरार हो तो दूसरे लोग क्या करेंगे? अब सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ की जनता को बड़ी सौगात दे रहे हैं। हवाई सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और वहां पर हवाई सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। उनके साथ ही उड्डयन नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं पवित्र भाव से। आपको बता दें कि देहरादून से पिथौरागढ़ की हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। उनके साथ उड्डयन नागरिक मंत्री भी शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। महोदय, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया जाना है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल है। फिलहाल लाइव न्यूज में मेरे साथ इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।